हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जूबॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। पिछले क्लास हम लोगों ने जो है स्वपरागन और परपरागन में अंतर को समझे थे, स्वपरागन परपरागन के बारे में समझे थे। आज इसी से संबंधित स्वपरागन का क्या लाभ है, क्या हानि है, परपरागन का क्या लाभ है, क्या हानि है, उस पर बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे परागन का कौन कौन से परागन का कौन कौन से कारक है, उस पर भी बात करेंगे। पहले इस पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या परागन से स्वपरागन से क्या लाभ है, क्या हानि है, परपरागन से क्या लाभ है और क्या हानि है। उससे पहले एक पॉइंट बात करते हैं। पिछले क्लास हम लोगों ने बात की थी कि दो तरह का फ्लावर होते हैं, क्लेस्ट्रोगैमस और कैस्मोगैमस। अनमूल्य पुष्प और उन्मूल्य पुष्प, दो तरह का पुष्प होते हैं। तो क्लेस्ट्रोगैमस और कैस्मोगैमस ये फ्लावर एक ही प्लांट में नहीं पाए जाते हैं। किसी प्लांट में ऐसे फ्लावर होंगे जो क्लेस्ट्रोगैमस होंगे, जो पूरी तरह से बंद होंगे। कुछ प्लांट में ऐसे फ्लावर होंगे जो पूरी तरह से खुले होंगे। इसका एग्जाम्पल भी बता रहे थे। अब देखिए, कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें ये दोनों पुष्प एक ही पादप में पाए जाते हैं। एक ही प्लांट में ये दोनों क्लेस्ट्रोगैमस और कैस्मोगैमस फ्लावर पाए जाते हैं। जैसे क्या है, कुछ पादप जैसे वोइला, जिसको कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना, ये तीन तरह का पादप है जिसमें क्लेस्ट्रोगैमस और कैस्मोगैमस दोनों तरह का पुष्प देखने के लिए मिलते हैं। मतलब खुला और बंद दोनों पाए जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि इसमें स्वपरागन और परपरागन दोनों हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट, मेडिकल के लिए ये टर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बोर्ड में उतना नहीं, मे भी पूछ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेडिकल में इससे पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। कुछ पादप हैं, कौन कौन सा, वोइला जिसको कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, ये दो तीन प्लांट हैं जिसमें दोनों तरह के फ्लावर देखने के लिए मिलते हैं। क्लेस्ट्रोगैमस और कैस्मोगैमस दोनों देखने के लिए मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्वपरागन का लाभ। स्वपरागन समझे थे कि एक ही पुष्प से और पराग पुष्प से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उस क्रिया को स्वपरागन या फिर स्वयुग्मन कहते हैं। और ये बात, ये भी उसमें और एक पार्ट देखे थे कि जब परागकण परागकोश से निकलकर उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, सजात पुष्प परागन, सजात या परागन उसको कहते हैं, जिसको हम लोग जिप्नोगैमी बोले थे। तो वो दोनों बात हुई, तो वही स्वपरागन के बारे में बात। स्वपरागन के क्या लाभ है, स्वपरागन का लाभ देखते हैं। इसमें परागन तथा निषेचन सुनिश्चित होता है। इसमें मैक्सिमम चांस होते हैं कि परागन होंगे ही होंगे, और परागन होंगे तो निषेचन भी होंगे। ये स्वपरागन में ऐसा मैक्सिमम चांस देखा जाता है। इसमें बहुत कम परागन नष्ट होते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि परागन को बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता नहीं है, इसीलिए नष्ट भी बहुत कम होते हैं। एक ही फ्लावर में जाना होता है तो भी दिक्कत नहीं है, या फिर एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में जाना तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन दिक्कत नहीं होता है। बड़ा आसानी से परागन पहुंच जाते हैं और नष्ट बहुत कम होते हैं। यह परागन बहुत तीव्र होते हैं। ये जो परागन है, स्वपरागन, ये काफी गति से होते हैं, बहुत कम समय में हो जाते हैं। क्योंकि एक ही पुष्प के परागकण निकलकर उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो बड़ा कम समय में पहुंच जाएंगे। या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के पास पहुंचना तो भी जल्दी पहुंच जाएंगे। इसीलिए ये क्या होते हैं, काफी तीव्र होते हैं। स्वपरागन का हानि अब देखते हैं। ये लाभ तो समझे, हानि देखते हैं। इस परागन द्वारा नई जाति उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। ये परागन जो है, स्वपरागन से कोई नई जाति का उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जेनेटिकली बताया था कि आनुवंशिकी रूप से स्वपरागन समान होते हैं। तो आनुवंशिकी जब विभिन्नता नहीं आएंगे तो कोई नई जाति का उत्पन्न भी नहीं होंगे। लगातार स्वपरागन होने पर कमजोर संतान उत्पन्न होते हैं। ये जो स्वपरागन अगर किसी पादप में लगातार होते जा रहे हैं, तो वो पादप में क्या होंगे कि उसकी जो संतान उत्पन्न होंगे वो काफी कमजोर होंगे, अस्वस्थ होंगे, जिससे नए अच्छा बीज का उत्पन्न नहीं होंगे, अच्छा फल उत्पन्न नहीं होंगे। यह परागन द्वारा उत्पन्न संतान में विभिन्नता नहीं पाई जाती है। ये अलैंगिक प्रजनन की एक बात हो गई थी। अलैंगिक प्रजनन में किसी तरह की कोई विभिन्नता नहीं हो रही थी, क्योंकि वो आनुवंशिक रूप से समान थे। उसी प्रकार यहाँ पे भी ये जब एक ही आनुवंशिक, एक ही पादप के किसी दूसरे पुष्प या एक ही पुष्प में जब जा रहे हैं, तो आनुवंशिक रूप से तो समान होंगे। जब आनुवंशिक रूप से समान होंगे तो उसमें विभिन्नता नहीं देखने के लिए मिलेंगे। और ये बताते कि कमजोर संतान उत्पन्न होते हैं। क्यों कमजोर संतान उत्पन्न होते हैं? क्योंकि वातावरण, ये जो कहते हैं इवोल्यूशन, जब विकास क्यों जरूरत है? क्योंकि वातावरण हमेशा बदलते जा रहा है, तो वातावरण के अनुसार जीव को होना चाहिए। उसी प्रकार ये भी वातावरण जब बदल रहे हैं और ये नहीं बदल रहे हैं, एक ही जैसा रह रहे हैं, ये कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए देखा जाता है कि स्वपरागन की जो हानि देखेंगे, क्या ये परागन द्वारा नई जाति का उत्पन्न नहीं होते हैं। लगातार स्वपरागन होने पर कमजोर संतान उत्पन्न होते हैं। इस परागन द्वारा उत्पन्न संतान में विभिन्नता नहीं पाई जाती है। चलिए पर परागन के लाभ देखते हैं, क्या है इनका लाभ। पर इस परागन द्वारा उत्पन्न संतान में विभिन्नता पाई जाती है। देखिए, ये आज के जो वातावरण है, उस वातावरण के अनुसार ये परागन बहुत इंपॉर्टेंट है।
परपरागन। अधिकांश पादप में परपरागन ही होने लगे, स्वपरागन वाले पादप में भी परपरागन होने लगे। कैसे होने लगे इस पर बात करेंगे। पहले यहाँ से देखिए परपरागन का लाभ क्या है। इस परागन द्वारा उत्पन्न संतान में विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि बात ये जरूरी भी है, विभिन्नता हो रही है, वातावरण भी परिवर्तन हो रहे हैं, तो जीव में भी परिवर्तन होना चाहिए, तभी तो वो वातावरण के अनुसार रह पाएंगे। तो इस परागन द्वारा उत्पन्न संतान में विभिन्नता पाई जाती है। कैसे विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि दो अलग अलग जीन वाले पादप के युग्मक आपस में मिलते हैं, इसीलिए इस परागन द्वारा नए जाति का निर्माण होता है। क्योंकि जब अलग अलग जीन का युग्मक आपस में मिल रहे हैं तो नए जाति का भी निर्माण होने का संभावना बढ़ जाता है, और हो भी जाता है। इस परागन द्वारा उत्पन्न संतान स्वस्थ तथा अच्छे गुण के होते हैं, क्योंकि वातावरण के अनुसार ये ढलते हैं, तो अच्छे होंगे ही होंगे। आप भी लोग देख रहे होंगे कुछ ऐसे जीव हैं जो वातावरण को अनुसार नहीं रह पाए, वो जीव का आज अस्तित्व खत्म हो चुका है। उसी प्रकार ये भी, इनका अगर वातावरण के अनुसार रहेंगे तो अच्छे होंगे, नहीं रहेंगे तो फिर खराब होंगे, उसका अस्तित्व धीरे धीरे कम हो जाएंगे, अस्तित्व खत्म हो जाएंगे। तो वही बात, इस परागन द्वारा उत्पन्न संतान में विभिन्नता नहीं पाए जाते, फिर कमजोर संतान उत्पन्न होते हैं, और इसमें स्वस्थ तथा अच्छे गुण के पाए जाते हैं। चलिए अपर परागन की हानि को देखते हैं। इस परागन में बहुत अधिक समय लगता है, क्योंकि एक पुष्प, एक पादप से दूसरे पादप के पुष्प के पास जाना है। हो सकता है कि वो पादप नजदीक में हो सकता है कि 10 किलोमीटर की दूरी में भी हो, तो उसके लिए क्या ज्यादा समय लगेंगे, जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा उतना ज्यादा समय लगेंगे, और इसमें बहुत कम समय लग रहे थे स्वपरागन में, इसमें क्या है बहुत अधिक समय लगता है। इस परागन में बहुत अधिक परागन नष्ट हो जाता है। अब मान लिया बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा तो बहुत अधिक हो जाएंगे। हवा का जो झोंका होते हैं, कभी उसको जिधर जाना उधर नहीं जाकर के, हवा का झोंका तो किसी निश्चित दिशा में नहीं होता, कभी तो इधर जा रहे हैं तो कभी उधर चले जाएंगे, तो वही होते हैं कि सही बहुत अधिक समय लग जाते हैं उसका डेस्टिनेशन के पास पहुंचने में। इस परागन में बहुत अधिक परागन नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो परागन भी नष्ट होंगे ज्यादा। इस परागन होने की संभावना कम होता है। अब मान लीजिए कि परागन जब हवा में छोड़ दिया गया है, या किसी मीडियम के थ्रू जा रहे हैं, किसी माध्यम के द्वारा जा रहे हैं, तो क्या होंगे, हो सकते हैं कि वो माध्यम के द्वारा दूसरे वहां तक नहीं पहुंच पाए। उससे पहले ही परागन का एक जो जीवन काल पढ़े थे हम लोग, जीवन क्षमता, वायबिलिटी, पराग जीवन क्षमता, तो वो उसका नष्ट हो जाता है, तो परागन के होने की संभावना भी कम हो जाता है। तो ये था आपका स्वपरागन का लाभ और हानि, परपरागन का लाभ और हानि। इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे कि परागन का कारक कौन कौन से हैं। चलिए इनको नोट कीजिए। तो अभी परागन के कारक के बारे में समझेंगे कि परागन का क्या कारक है। तो परागन का सामान्यतः दो कारक है। पहला कारक है अजैविक कारक, दूसरा है जैविक कारक। एबायोटिक, बायोटिक। एबायोटिक और बायोटिक में क्या डिफरेंस होते हैं। एबायोटिक हम लोग बोलते हैं जो निर्जीव होते हैं, और जो बायोटिक होते हैं वो सजीव होते हैं। तो एबायोटिक की बात करते हैं। एबायोटिक कारक कौन कौन से हैं। एबायोटिक कारक जो निर्जीव है, जो वातावरण में उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एबायोटिक कारक। तो चलिए एबायोटिक में सबसे पहले आते हैं वायु परागन, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या है, जब परागकण परागकोश से निकलकर हवा के द्वारा, यहाँ पे जो माध्यम है वो क्या माध्यम है, हवा है, हवा के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को वायु परागन कहते हैं। तो यहाँ हवा के द्वारा परागकण जो है परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, तो इस क्रिया को क्या बोलते, वायु परागन। इसका उदाहरण है मक्का। आप लोग देखते होंगे भुट्टा, जिसको हम लोग कहते हैं मकई, उसका प्लांट में देखते होंगे कि दो तरह का, एक ऊपर में फूल जैसा दिखते हैं, फूल लगते नहीं है लेकिन वो फूल होते हैं, और एक नीचे में होते हैं वो भी फूल होते हैं। ऊपर में जो होते हैं उसको बोलते हैं नर वाला फूल का हिस्सा कहते हैं ये नर पुष्प, और नीचे जो होते हैं उसको बोलते हैं मादा पुष्प। तो नर पुष्प और मादा पुष्प वो दोनों एक दूसरे के वायु के माध्यम से एक दूसरे के पास आते हैं। तो क्या हो गए, मक्के और गेहूं, चावल में भी यही देखने के लिए मिलते हैं। आप लोग सब ये देखे होंगे। दूसरा बात, वायु परागन करने वाले पुष्प में सुगंध का अभाव होता है। आप मकई के जो फूल होते हैं, आप बोलिए सर मकई में फूल तो देखे नहीं है। आप जो देखते हैं दो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, एक बाली जहां से निकलते हैं, जहां से मक्का का जो बीज निकलते हैं,
वहाँ पे देखिएगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारा होता है, वो फीमेल वाला होता है, और ऊपर में आप देखते होंगे पैडी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर। तो जब वायु परागण करने जो पुष्प जो है वायु परागण करते हैं उसमें सुगंध नहीं होता। आप देखते हैं मकई के जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, उसमें सुगंध नहीं होते हैं। वायु परागण करने वाले पुष्प का वर्तिकाग्र रोएदार होता है। आप देखते होंगे हेयर स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आप जब देखिएगा किसमें मकई में, तो जो फीमेल वाला फ्लावर है जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारा निकला होता है, तो रोएदार हुए, चिपचिपा होते हैं। ये चिपचिपा इसलिए होते हैं कि जब हवा के द्वारा परागकण आए हैं तो परागकश के पास जैसे ये वर्तिकाग्र के पास जैसे पहुंचेंगे वो चिपक जाएंगे। नहीं चिपकेंगे तो फिर क्या होंगे, नहीं रह पाएंगे उसके पास, कहीं और निकल जाएंगे हवा के द्वारा। तीसरा, शाखित होते हैं, बहुत सारा ब्रांच निकले होते हैं। मान लीजिए कि ऐसे ब्रांच सारा होंगे, ये होंगे, इस तरह का हो सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हवा, ये परागकण जो है यहाँ पर आ रहे हैं तो भी चिपकेंगे, अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो ये भी चिपकेंगे। अगर शाखित नहीं होते तो निकल जाते सीधा, इसी लेकर शाखित होते हैं। तो समझ पाए वायु परागण का क्या क्या महत्व है। वायु परागण का मतलब समझ लीजिए जो हवा के द्वारा परागण होता है उसको हम लोग वायु परागण कहते हैं। ये किस में देखने के लिए मिलता है, मकई गेहूं में। इसका और दो बातें थे कि इसके पुष्प में सुगंध नहीं होते हैं, और क्या होते हैं, इसका जो वर्तिकाग्र होते हैं वो रोएदार होते हैं, चिपचिपा होते हैं और शाखित होते हैं। चलिए, दूसरा अजैविक कारक है जल, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब होता है जल परागण। जल के द्वारा होने वाले परागकण को हम लोग जल परागण बोलते हैं। जब परागकण परागकोश से निकलकर जल के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को जल परागण कहते हैं। इसका उदाहरण है हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। ये जल में देखिए बहुत कम पादप हैं जो जल के द्वारा परागण करते हैं। ये जनरली एल्गी और फंजाई में ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। आप देखेंगे एल्गी और फंजाई में क्या होता है, दोनों युग्मक जल में छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं आपस में जाके मिल जाते हैं, बाह्य निषेचन जिसको हम लोग बोले थे। तो ये जल परागण उसी जाति के एक दो कुछ ऐसे हैं जो लैंगिक प्रजनन करते हैं, वैसे ही पादप जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। ये तो पादप हैं जो जल में क्या करते हैं, जल के द्वारा परागण करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जल परागण करने वाले पुष्प में वर्तिकाग्र जल के सतह पर होता है और परागकोश जो होते हैं वो जल के अंदर होता है। जब परागकोश जल के अंदर छोड़ते हैं, आपको पता होगा कि जल के अंदर जब कोई भी चीज होता है तो जब उसके अंदर छोड़ते हैं तो वो ऊपर उठकर आ जाते हैं, जल के सतह पर तैरने लगते हैं। तो उसी तरह क्या होंगे, परागकण जब अंदर होंगे, परागकोश जब अंदर होंगे तो परागकण का भी निर्माण अंदर ही होंगे। तो वहां से जब परागकण बाहर निकलेंगे तो जल के सतह पर आ जाएंगे, और जल की सतह पर जब जाएंगे तो जल की सतह पर कौन होते हैं, वर्तिकाग्र होते हैं, उससे जाके वो चिपक जाएंगे और परागण हो जाएंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जैविक कारक। तो अभी हम लोगों ने अजैविक कारक को समझे, अब जैविक कारक को समझते हैं। जैविक कारक में कौन कौन से हैं जो परागकण में मदद करते हैं। अजैविक में कौन कौन थे, जल और हवा, वायु। जैविक में देखते हैं जब परागकण परागकोश से निकलकर जंतु द्वारा, जंतु में बहुत कुछ जंतु आ जाएंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को जंतु परागण कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग जूफिली कहते हैं। फिली का मतलब होता है एक तरह का परागण, जू मतलब जंतु, जंतु के द्वारा होने वाला परागण को जूफिली कहते हैं। अब जंतु में बहुत सारे हैं। जंतु परागण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला क्या, एंटोमोफिली, जिसको हम लोग बोलते हैं कीट परागण। कीट के द्वारा, कीट में कौन कौन से आ जाएंगे, जिसमें आ जाएंगे आपका बहुत सारे से मधुमक्खी हो गए और तितली हो गए। तो इन सबों के द्वारा जो पराग, उसके द्वारा की मदद से जो परागण होंगे वैसे परागण को हम बोलेंगे एंटोमोफिली। कीट के द्वारा होने वाले परागण को कीट परागण कहते हैं। उदाहरण सेल्विया एक प्लांट है, उसमें सेल्विया का जो पुष्प में देखने के लिए मिलते हैं, इसमें क्या होता है, एंटोमोफिली जो करते हैं इसमें बहुत अधिक मात्रा में नेक्टर उपस्थित होते हैं। इस नेक्टर को लेने के लिए ही जाते हैं कीट उस पे। नेक्टर आपको पता था, पढ़ाए होंगे, परागकण से, परागकण के द्वारा, परागकण से जो है हम लोग सिरप और टैबलेट बनाते थे। तो वो परागकण का यूज कौन कर रहे हैं, जैसे मधुमक्खी हनी जो बनते हैं, वो हनी कौन बनाते हैं, मधुमक्खी बनाते हैं। तो कहाँ से वो लाते हैं रस को, वो रस लाते हैं पुष्प से। तो वो पुष्प नेक्टर रखते हैं, कौन रखते हैं, सेल्विया वाला प्लांट। जब देखेंगे इसके जो फूल होंगे, पुष्प होंगे, उसमें बहुत अधिक नेक्टर उपस्थित होते हैं। इस पर जाके मधुमक्खी बैठते हैं और नेक्टर लेते हैं और आ जाते हैं अपने छत्ते पे, और दूसरे पुष्प पर भी बैठते हैं। तो अपना मतलब
ये कह सकते हैं परागकण का भी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण कर दिए और इससे अपना रस भी लिए। रस अगर ये नहीं देंगे तो इसमें मधुमक्खी क्यों जाकर बैठेंगे, इसीलिए लालच देते हैं। ये पुष्प बड़ा रंगीन तथा सुगंधित होता है, इसमें पुष्प का जो साइज होते हैं वो बड़ा होता है, उसमें काफी कलरफुल होते हैं और अच्छा स्मेल होते हैं। ये हो गया आपका कीट परागण। दूसरा है ऑर्निथोफिली, जिसको हम लोग बोलते हैं पक्षी परागण। पक्षी के द्वारा होने वाला परागण को पक्षी परागण कहते हैं। उदाहरण के लिए बॉम्बेक्स गोचिनिया, ये फ्लावर है। अभी तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो दिखा सकते हैं, अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो हम हो सकता है इसका फोटो इमेज व्हाट्सएप पे भेज देंगे। इसका भी जो पुष्प होते हैं पक्षी के द्वारा जो होते हैं, ये भी बड़ा तथा रंगीन होता है, क्योंकि जो पक्षी होते हैं इसको लाल रंग काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं उसके और काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो इसीलिए कि ये रंगीन पुष्प होंगे। कौन? ऑर्निथोफिली वाला जो पक्षी परागण, जो पक्षी परागण के द्वारा, पक्षी के द्वारा जो परागण होंगे उसका जो पुष्प होंगे वो काफी रंगीन होंगे। क्रेप्टिरोफिली कायरेप्टिरोफिली, इसको हम लोग बोलते हैं चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को कायरेप्टिलोफिली कहते हैं। कायरेप्टिरोफिली क्या होगा कि चमगादड़ के द्वारा, रात में चमगादड़ निकलते हैं आपको पता है, तो रात में ये जो परागण होते हैं किसमें? सेमल का पुष्प तथा कदम का पेड़। कदम का पेड़ आप लोग देखे होंगे, तो कदम के जो फूल होते हैं उसमें रात में परागण होते हैं और किसके द्वारा होते हैं? चमगादड़ के द्वारा होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कायरेप्ट्रोफिली। ठीक है, क्या बोलेंगे? कायरेप्ट्रोफिली। कायरेप्ट्रोफिली। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका कहां तक? कायरेप्ट्रोफिली चमगादड़ के द्वारा। और दो हैं उसको भी देख लेते हैं, चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, इस समझ में आ गए होंगे। इसके बाद और दो हैं उसके बात करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए अभी हम लोगों ने जैविक कारक में 3 पढ़े, कौन कौन सा पढ़े? तो पहला पढ़े हम लोग एंटोमोफिली, एंटोमोफिली बोलते हैं। एक आपका था जूफिली में सबसे पहले हम लोग पढ़े ऑर्निथोफिली, पक्षी के द्वारा होने वाले परागण, एंटोमोफिली कीट के द्वारा होने वाला परागण, उसके बाद कैरेप्ट्रोफिली जो चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण। अब पढ़ेंगे मेलाकोफिली, घोंघा, सांप तथा गिलहरी के द्वारा होने वाला परागण को मेलाकोफिली कहते हैं। ये एरोइड्स में देखने के लिए मिलते हैं। मिरमैकोफिली, अभी हम लोग पढ़े थे कीट के द्वारा होने वाला परागण को कीट के द्वारा होने वाला परागण को चलिए जो भी ध्यान में नहीं आ रहा है, कीट के द्वारा होने वाले परागण में चींटी भी जो है कीट में ही आते हैं। तो एक स्पेशल दिए गए हैं, ये मेडिकल में टर्म को यूज किए जाते हैं, मिरमैकोफिली। मिरमैकोफिली का मीनिंग हुआ कि चींटी के द्वारा, चींटी भी एक कीट है, तो चींटी के द्वारा होने वाला परागण को मिरमैकोफिली कहते हैं। ये रुबेसी स्पीशीज के, रुबेसी जाति के पादप में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये टोटल थे आपका जैविक कारक। जैविक कारक में 5 पढ़े, क्या क्या पढ़े? ऑर्निथोफिली, कैरेप्ट्रोफिली, मेलाकोफिली, मिरमैकोफिली और एक एंटोमोफिली। ये 5 पढ़े। एंटोमोफिली कीट के द्वारा, उसके बाद ऑर्निथोफिली बर्ड्स के द्वारा, कैरेप्ट्रोफिली चमगादड़ के द्वारा, मेलाकोफिली सांप, घोंघा, गिलहरी के द्वारा और मिरमैकोफिली सिर्फ और सिर्फ चींटी के द्वारा। तो ये टोटल हो गए आपका परागण के कारक। आज हम लोग परागण के कारक समझ पाए। अब नेक्स्ट डे जो है हम लोग बात करेंगे कि पर परागण कैसे इवॉल्व हो रहा है। अधिकांश पुष्प में आज पर परागण ही हो रहे हैं, चाहे वो द्विलिंगी पुष्प हो, चाहे वो एकलिंगी पुष्प हो, चाहे वो आपका ये क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर हो या कैस्मोगैमस फ्लावर हो। तो ये सब देखकर क्यों बढ़ाया गया, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे। आज यहीं तक कि परागण के कारक कौन कौन थे समझे। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा।